नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में कल आई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट की, जिसको लेकर देश में सियासत अभी एक बार फिर से गर्मा गई है और इस रिपोर्ट को विस्तार से लोगों के सामने जब कल लाया गया तो उसको लेके कई सारी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ बड़ी सख्त शब्दों में इसका विरोध किया और विपक्ष पर हमला बोला। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर जो सियासत देश में चल रही है, इस पर हम जो बात करेंगे आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुमार नरेंद्र सिंह, जिन्होंने बिहार में काफ़ी काम किया है जातियों को लेकर के ख़ास तौर पर और वहाँ का जो जातिगत समीकरण रहा, वहाँ की जो व्यवस्थाएँ रहीं, सामंती व्यवस्थाएँ, उस पर कुमार नरेंद्र सिंह ने किताब भी लिखी है। कुमार साहब, आपका बहुत स्वागत है और कल जो ये रिपोर्ट आई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि क्या इ इसका कोई राजनीतिक असर बिहार पर और राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा और वो पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? अ, धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार का कि उसने बड़ी हिम्मत का काम किया है कि जो जातीय जनगणना उसने कराया और उसे सामने लेकर आई। यह बहुत ही ज़रूरी था। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसको गलत बता रहे हैं और यहाँ तक कि इसे पाप बता रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज वे जातीय जनगणना को पाप बता रहे हैं और खुद चुनाव में पिछड़े बनकर वोट मांगते हैं। अगर अगड़ा पिछड़ा या जातियों की बात की जाए, किया जाना गलत है, तो आप सही कैसे हो गए? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अतुल जी कि क्या समाज में जाति नहीं है? क्या हम नहीं जानते हैं कि समाज में जाति है? जब जाति है, जाति आप मानते हैं, तो फिर जातीय जनगणना से परहेज क्यों? जाति के रहने से समाज विभक्त नहीं होता है। यह अजीब समझदारी है कि जब जातियों में यह समाज ऑलरेडी बटा हुआ है। इस देश में 3800 जातियां हैं। 4000 4000 जातियों के रहते हुए यह देश नहीं बटा। लेकिन अगर जातियों की संख्या बता दी जाए तो देश बट जाएगा, समाज बट जाएगा। यह कैसी समझदारी है? यह वही समझदारी है जो अपने सवर्ण वर्चस्व को हमेशा के लिए कायम रखना चाहती है। इस समझदारी के तहत उनकी मूल मान्यता यह है कि शासन करने के लिए तो हम ही बने हैं। ये पिछड़े कहां से आ जाएंगे? ये दलित कहां से आ जाएंगे? तो मैं तो सबसे पहले बिहार सरकार को बधाई देता हूं कि उसने एक ऐतिहासिक, सचमुच ऐतिहासिक काम किया है और मेरे अनुसार इसे देश के हर राज्य में किया जाना चाहिए और आज नहीं तो कल इसे होना तो है ही। आप चाह करके भी इसे रोक नहीं पाएंगे। जातीय व्यवस्था जब है तो किस जाति का कितना अनुपात है समाज में, वह सामने आना चाहिए। मेरी मान्यता यही है जी। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, उसमें आपने देखा होगा और शायद आप पहले से भी जानते हैं कि लगभग 85% बिहार में पिछड़ी जातियाँ हैं और उस पूरे समाज में अगर देखा जाए, तो अगड़ों की संख्या बहुत ही कम यानी 15% है। बावजूद इसके लंबे समय से वहाँ अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई चलती रही है। अगड़ों में जो सामंती जो सोच है, उसको लेकर हमेशा पिछड़ी जातियों के लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर ख़ास तौर से बिहार की बात करें, तो वहाँ लगभग हर छोटी जाति या हर जो पिछड़ी जाति है, उसका अपना-अपना एक संगठन, अपना एक दल है पहले से। लेकिन क्या राष्ट्रीय राजनीति में जब आते हैं या बिहार की राजनीति में आते हैं, तो उन्हें उसकी पूरी हिस्सेदारी उतनी जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। ये सारी लड़ाई अगर अगर हम देखें तो शायद उसी हिस्सेदारी को लेकर है। तो क्या ये जो रिपोर्ट आई है, उससे उनको वो हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है? पूरी तरह मिले या न मिले, लेकिन इतना तो तय है कि जैसा है अभी वैसा नहीं रहेगा। अभी की स्थिति में यादव पिछड़ों में मेजोरिटी है। मेजोरिटी वर्ग वही है
लेकिन अन्य पिछड़े जो हैं यादवों को छोड़कर, वो उनकी संख्या यादवों से ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा लाभ यादव को मिलता है। लेकिन जब सारी जातियों की गणना सामने आ जाएगी तो आप चाहें या न चाहें उस अनुपात में उन्हें भी कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ये कि जो लोग इसे साधारण चीज समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह नए सिरे से गुलबंदी करेगी पिछड़ों और दलितों की, यह जातीय जनगणना, क्योंकि सबको अपनी स्थिति का एहसास हो गया है। कोई भी जाति हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई अन्य पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, वे जब सामने आ गई गणना तो उनको ये पता चल गया कि हम अपने बूते पर तो चुनाव नहीं जीत सकते, इनमें अन्य जातियों का भी सहयोग जरूरी है। अगड़े मतलब ऊंची जातियां सवर्ण दें या न दें, इनसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दलित और पिछड़े आपस में नहीं मिले तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक रूप से जो पहले से दबंग पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें अन्य जातियों का समायोजन करना होगा और ये करने के लिए बाध्य होंगी। भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके लिए यह समझना कठिन नहीं है कि यह जनगणना नए समीकरणों को जन्म देने में सक्षम हो सकती है, और यह जनगणना जो नए समीकरण पैदा करेगी वह मूल रूप से भाजपा के ही खिलाफ जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो कुछ वहां है नहीं, इसलिए जो कुछ भी लामबंदी होगी, गठबंधन बनेगा, वह भाजपा के खिलाफ जाएगा, इसीलिए वे परेशान हैं जी। लेकिन क्या ये, अगर हम इसको बिहार से थोड़ा बाहर निकल के देखें, उत्तर प्रदेश या फिर और राज्यों में भी अगर जातिगत आधार पर चीजें सामने आती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपने बहुत सारा रिसर्च किया है, आपको क्या ऐसा लगता है कि पूरे देश की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है अगड़े और पिछड़े के सवाल? जहां तक मैं समझता हूं, अगड़े और पिछड़े के ही आधार पर है। मैं यह नहीं कहता कि जो उत्तर भारत के सवर्ण हैं वे दक्षिण भारत के में भी सवर्ण हैं या उनके वर्चस्व है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां भी प्रभुत्वशाली वर्ग है, सब लोग जानते हैं। और वहां जैसे वहां पर पिछड़ों और दलित के बीच में लड़ाई है साउथ इंडिया में ज्यादा, तो पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, वे राजनीतिक रूप से उन्हें आप कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आएगी और जातीय जनगणना सामने आएगी तो उन पिछड़ों को भी दलितों के लिए स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं चल सकते हैं। तो इसका फायदा सबसे बड़ा यही होगा, जब पूरे देश में जातीय जनगणना होगी तो हमारा लोकतंत्र अधिक समावेशी बनेगा। ये जो सदियों सदियों से वर्चस्व बनाए हुए हैं, कम से कम उत्तर भारत में सवर्ण जातियां, इनका वर्चस्व टूटेगा, राजनीतिक रूप से टूटेगा, पर यह न समझिए कि वो आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ा आधार रहा उनके वर्चस्व का वह था भूमि। भूमि आज भी लगभग 80% से ऊपर सवर्णों के हाथ में है। दलित लगभग भूमिहीन है, शायद ही किसी दलित के पास जमीन हो। उन्हें तो अपना घर बनाने के लिए भी सवर्णों से लड़ना पड़ता है या यादव जैसे दबंगों से लड़ना पड़ता है। मैं यहाँ दलितों के संदर्भ में यादवों मतलब पिछड़ों और ऊंची जातियों को अलग नहीं करता हूं, ये दोनों ही समान रूप से उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र की हवा निकल चुकी है, हवा चल चुकी है, तो आप इसे रोक नहीं पाएंगे, आपको समावेशी बनाना ही होगा, और यह जातीय जनगणना लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाएगी जी। अब हम आने वाले चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन से जुड़े जो तमाम दल हैं वो मांग कर रहे हैं, और इसको प्रमुखता से, खासतौर से जब महिला आरक्षण बिल आया उसके बाद भी ये मांग और तेजी से उठी है, और अब तो ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो उठनी ही उठनी है। तो क्या इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? मुझे लगता है कि यह भाजपा की चूल्हे हिला देगा, इसका इतना असर होगा।
खास करके उस संदर्भ में जब आप इसका विरोध कर रहे हैं। सारे सवर्ण और भाजपा के लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, तो आपका विरोध जिस अनुपात में विरोध होगा उसी अनुपात में उनकी लामबंदी होगी। आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें समझ में आने लगेगा कि अरे आज तक ये जातीय जनगणना के विरोध में थे क्यों? इसीलिए कि हमें हमारा हिस्सा न मिले। यह बहुत बड़ा कारण होने जा रहा है भाजपा को पीछे ले जाने का। अगले चुनाव में यह बहुत काम करेगा और मुझे तो लगता है कि बिहार से तो विदाई ही है भाजपा की, उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने जो काम किया था पिछड़ी जातियों में, इस जनगणना ने वो खत्म कर दिया, वो सारा बेकार हो गया इनका काम किया हुआ। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने जा रहा है अगले चुनाव को। इसमें मुझे तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो दबाव बना है इस रिपोर्ट के आने के बाद, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कोई चुनाव से पहले इस तरह की कोई घोषणा ये करें कि जातिगत जनगणना के लिए हम कोई समिति बनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, ताकि वो चुनाव तक कम से कम इस वर्ग को इस झांसे में रख सकें कि भाई नहीं, अब ये सरकार भी इस काम को करने वाली है। हो सकता है कि करें, पर अब तो चीज हाथ से निकल चुकी है। आप फेल कर गए। आपने जैसे ही विरोध कर दिया, अब आप कुछ भी करेंगे तो उन जातियों को लगेगा, पिछड़ी जातियों और दलितों को लगेगा कि ये आदमी अब खेल कर रहा है या भाजपा सरकार खेल कर रही है, हमें फंसाने का, हमें दिग्भ्रमित करने का और हमें बांटने का। इसलिए अब इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। कायदे से इन्हें समर्थन करना चाहिए था जातीय जनगणना का, और समर्थन कर दलितों पिछड़ों में अपनी साख पैदा करनी चाहिए थी। आप साख पैदा करने निकले थे और बेसाख हो गए, क्योंकि आपने विरोध कर दिया। विरोध करने का कोई भी सैद्धांतिक कारण नहीं है। समाज बांटने की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या है समाज हमारा बटा हुआ नहीं है? जब इतनी जातियां हैं तो पहले से ही बटा हुआ है। अगर नहीं बटा हुआ है तो दलितों पिछड़ों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? जब दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है तो जातियों के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं उन्हें वो सुविधा मिलनी चाहिए? सीधी सी बात है कि आपके हाथ से चीजें निकल चुकी है और अब आप सांप निकल चुका है, आप लकीर पर लाठी पीट रहे हैं। अगर ये कोई कमेटी भी बनाते हैं तो इससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं होगा, मेरा मानना है। जी, तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? निश्चित, ये कहे बिना भी स्पष्ट है। अब तो भाई झारखंड ने मांगना शुरू कर दिया जातीय जनगणना। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की में मांग नहीं उठेगी? क्या राजस्थान में मांग नहीं उठेगी? हर जगह इसकी मांग उठेगी। और जो सदियों से वर्चस्व है सवर्णों का हर चीज पर, साधनों पर, चाहे राजनीतिक साधन हो, चाहे आर्थिक साधन हो, चाहे सामाजिक साधन हो, सब पर आपका वर्चस्व रहा है। वह बहुत दिनों तक चल नहीं सकता, चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबके लिए जगह होनी चाहिए और उनके लिए जगह तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सदियों सदियों से हाशिए पर रहने के लिए बाध्य किए गए हैं। इसलिए 5 राज्य में इसका प्रभाव होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार नरेंद्र सिंह जी, क्योंकि अभी ये बहस लंबी चलेगी भी। सियासी तौर पर इसकी अहमियत काफ़ी है और बेशक ये नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त पर इसकी घोषणा की है जो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को एक नहले पे दहला वाली स्थिति है कि उन्होंने ये मोदी के तमाम जो महिला आरक्षण और ऐसी तमाम कोशिशें हैं उस पे उन्होंने एक दहला मारा है। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल जी।